नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों और उनकी 4 बड़ी तस्वीरों के साथ। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पहली जो तस्वीर और खबर है वो ये कि सीएम योगी ने यूपी में सेफ सिटी की अवधारणा को लेकर समीक्षा की। दूसरी खबर है यूपी में लगे अखिलेश यादव के पोस्टर की, यह दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर और खबर यह है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर जो घटना हुई है, यह उसकी तस्वीर और यह खबर। और आखिरी और अंतिम जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसकी खबर यह है कि यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। ये 4 तस्वीरें और 4 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं 4 बजे की। तो पहला, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके समीक्षा की। दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव के जन्मदिन की। तीसरी आईजीआई एयरपोर्ट के जो घटना हुई है वहां की। और चौथी जो है वो यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है। ये 4 बजे की 4 बड़ी तस्वीरें और 4 बड़ी खबरें। तो खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में सेफ सिटी की अवधारणा को लेकर समीक्षा की गई। सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह के साथ समीक्षा की है। 17 निगमों में कुल 4 लाख से अधिक सीसीटीवी की सौगात दी गई। सीसीटीवी को कंट्रोल सेंटर से जोड़ने में लखनऊ कानपुर अव्वल। 24 घंटे अवांछनीय घटनाओं, अवांछनीय मतलब जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए वो घटनाएं जो हो रही हैं उनकी नियमित निगरानी इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से संभव है। और चिन्हित प्रत्येक डार्क स्पॉट पर लाइट की सुविधा सुनिश्चित की। यानी कि यह बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बताएं, यहां पर सेफ सिटी की अवधारणा को लेकर समीक्षा बैठक की गई और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह के साथ समीक्षा की। जहां पर 17 निगमों में 4 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों की सौगात दी गई है और 24 घंटे जो अवांछनीय घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए उनकी नियमित निगरानी संभव हो सके। यानी कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर नजर रखनी। तो चिन्हित प्रत्येक डार्क स्पॉट पर, यानी कि जहां पर घटनाएं ज्यादा होने की संभावनाएं, वहां पर अब लाइट की भी सुविधा की जाए ताकि अगर घटनाएं होती हैं तो वो पकड़ में आए सीसीटीवी कैमरों के और उस पर कार्रवाई। इस खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है मुख्य सचिव गृह के साथ समीक्षा बैठक की और 17 निगमों में 4 लाख से अधिक सीसीटीवी की सौगात दी गई है, और क्या कुछ इसमें प्लानिंग की गई है इस बैठक में? प्रियम, देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा से ही कानून व्यवस्था जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं 2017 के बाद से अगर आप देखें लगातार योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ही सुदृढ़ करना रहा है। और ये वजह है कि आप देखिए 2022 का भी जब चुनाव हुआ तो उसमें भी कानून व्यवस्था जो था एक बड़ी मुद्दा थी। सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को जनता के बीच में लेकर गई और उसको रेखांकित करते हुए जिस तरीके से जनता ने भी इस बात को माना कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बेहतर हुई, उसी का नतीजा था कि योगी आदित्यनाथ दोबारा जो है लगातार मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ लेते हैं और उसके बाद से एक बार फिर वो कमान संभालते हैं। और उनकी जो कानून व्यवस्था है उसके अंदर जो सबसे एक अहम रहा है उसमें रहा सेफ सिटी परियोजना। ये योजना शुरू करी गई थी वो सभी नगर निगमों के अंदर जो प्रदेश के अंदर है, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, उसके अंदर सेफ सिटी की जो ये योजना है उसकी शुरुआत करी गई थी ताकि इसके अंदर कहीं पर भी जो घटनाएं होती हैं या रात के अंधेरे में जो घटनाएं होती हैं वो ना हो, उनको रोका जा सके। महिलाओं को लेकर विशेष तौर पर इस योजना के अंतर्गत मकसद था कि जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं या अन्य जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। तो ऐसे में जो डार्क
स्पॉट थे इन 17 नगर निगमों के, उनको चुना गया था। उन सभी डार्क स्पॉट पर जो है लाइट की व्यवस्था करी गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 17 नगर निगम के अंदर अब तक 4 लाख से अधिक जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लग चुके हैं और वो लगातार 24/7 जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि केवल सरकार की तरफ से जो कैमरे लगाए गए हैं केवल वो हैं, बल्कि सरकार ने एक व्यवस्था के तहत जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं, प्रतिष्ठान हैं या अन्य जो बड़े भवन हैं वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी सेंट्रलाइज एकीकृत करते हुए इसकी पूरी व्यवस्था करी है, ताकि जो ऐसी जगहें हैं वहां पर इस तरीके की घटनाएं ना हो। और कहीं ना कहीं इसका आप नतीजा है, अगर आप आंकड़ों में भी देखेंगे, एनसीआरबी के भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उसमें लगातार आप देखेंगे कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हैं उनमें काफी कमी जो है वो देखने को मिली है। और इस सबके पीछे कहीं ना कहीं सेफ सिटी जो योजना है वो चल रही थी और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, जिसके बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और इसके अलावा प्रमुख सचिव नगर विकास जो है अमृत अभिजात, उन लोगों ने समीक्षा बैठक करी। उस बैठक के अंदर निर्देश दिए हैं कि आगे इसको और इसका जो है विस्तार किया जाए और प्रभावी रूप से इस पर जो है कार्य किया जाए। सभी जगह पर जो कैमरे लगे हैं उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो, उसको एकीकृत सेंट्रल बनाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी जो डार्क स्पॉट हुआ करते थे वो ना रहे। फिलहाल अभी जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक प्रदेश में अभी जो 17 नगर निगम है उनमें कहीं पर भी कोई डार्क स्पॉट नहीं बचा हुआ है, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर लाइट की व्यवस्था ना हो, जहां पर कैमरों की व्यवस्था ना हो, यानी कि अगर कहीं पर कोई घटना होती है तो त्वरित उस पर कार्रवाई की जा सके, तुरंत उस मामले का खुलासा किया जा सके और उसमें ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो अपनी एक अहम और निर्णायक भूमिका निभाते हुए जो है वो नजर आए हैं। और आगे भी इस योजना का विस्तार करने के लगातार निर्देश जारी किए गए हैं। जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है और जो एक कार्यप्रणाली है उत्तर प्रदेश की कि किसी भी तरीके से अपराध को छुपाने की कोशिश की जाए या एक तरीके से कहें कि अपराध पर जो एक्शन की तैयारी है, इस बैठक में जो कानून व्यवस्था है उसको और मजबूत बनाने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से और ये प्रदेश के लिए एक अच्छी पहल मुख्यमंत्री की तरफ से। बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आपने देखा होगा कि समय समय पर वो बैठक करते हैं। सीधे तौर पर जो है वो हर जिले के कप्तान से, डीएम से यानी कि जिलाधिकारी से जुड़ते हैं, जरूरत पड़ने पर वहां के वो थानाध्यक्ष से भी जुड़ते हैं और सीधे तौर पर रिपोर्ट जो है वो तलब करते हैं कि और जहां पर भी जो शिकायतें आती हैं उसके पीछे की क्या वजह है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं उनका एक्शन भी जो है वो समय समय पर देखने को मिलता रहा है। और यही वजह है कि आप देखेंगे उनकी प्रभावी निगरानी है योगी आदित्यनाथ की कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कभी सही नहीं हो सकता, उसको उन्होंने बदल के दिखाया है, यानी कि लोगों की जो सोच थी, जो अवधारणा थी, उसको पूरी तरीके से परिवर्तित करके दिखाया है। और कहीं ना कहीं अपने आप में की मिसाल भी बना है कि किस तरीके से जब बेहतर प्रशासक होता है तो किस तरीके से कानून व्यवस्था हो या अन्य मसले हो उन पर बेहतर जो है वो परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और यही वजह रही है, आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो काफी बेहतर हुई है। लोग जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, जो महिलाएं हैं वो महसूस करती हैं, जो व्यापारी हैं, आप किसी भी वर्ग के साथ में संवाद करके देखिए तो कहीं ना कहीं जो लोगों की अवधारणा थी कि लोग अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते थे, लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, वो बदली है और लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव कह सकते हैं साफ तौर पर कि इस सरकार की वजह से आया है। और इसके पीछे की अगर आप देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व, लगातार उनकी मॉनिटरिंग, लगातार वो दिशा निर्देश देते रहते हैं, खुद अधिकारियों से बात करते हैं, समय समय पर समीक्षा करते हैं, जहां पर कोई कमी नजर आती है उसको तुरंत दुरुस्त करने की बात करते हैं, डांट फटकार लगाते हुए भी नजर आते हैं। तो ये कह सकते हैं एक सामूहिक प्रयास योगी आदित्यनाथ का है, जिसकी बदौलत अगर आप देखें तो जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है वो बेहतर। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और उन पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताकर उनको बधाई दी गई। समाजवादी पार्टी ऑफिस के आसपास के इलाके में ये पोस्टर लगाए गए। वायरल पोस्टर से अब सियासत का पारा हाई हो गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और उन पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताकर उनको बधाई दी गई। समाजवादी पार्टी ऑफिस के आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर ये बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। तो वायरल पोस्टर से सियासत का जो पारा है वो अब हाई हो गया। तो ये बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं अखिलेश यादव को, जिसमें भावी प्रधानमंत्री बताया गया है, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश का सियासा
जो सियासी पारा है वो अब हाई हो गया है। आसिफ जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से समाजवादी दफ्तर के सामने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री का जो पोस्टर लगा है यह काफी कौतूहल का विषय बना हुआ। बता दें कि 1 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन है। इस जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं ने काफी कुछ तैयारियां कर रखी है। कई शहरों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं और सपा दफ्तर के बाहर भी पोस्टर से पटे हुए हैं बधाई, इसमें बधाई संदेश लिखी हुई है। लेकिन सपा दफ्तर के सामने एक ऐसा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के रूप में कहा गया है और यह पोस्टर मंजीत यादव ने लगाया है। और इस पोस्टर अब सोशल मीडिया में भी खूब तैर रहा है। लगातार तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शिवम अक्सर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर पोस्टर लगते रहते हैं, इससे पहले भी कई पोस्टर लग चुके हैं, कई बार पोस्टर लगे हैं और उनके कार्यकर्ता ही लगाते चले आ रहे हैं। इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की खिल्ली भी उठती है, क्योंकि अब अगर बात करें मौजूदा समय की तो मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और साथ ही साथ अगर प्रतिपक्ष नेता की बात करें तो राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता चुने जा चुके हैं। तो ऐसे में इस बीच जो पोस्टर लगा है इसका कोई मायने नहीं रखता। अब देखना होगा कि जिस तरह से आसिफ देखिए, सवाल यह है कि ये पोस्टर लगाने का अभिप्राय क्या है? क्या अखिलेश यादव का महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है या किसी न किसी तरह, मतलब प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है विपक्षी नेताओं को? जी बिल्कुल, अगर सियासत की बात करें शिवम तो सियासत में कहीं न कहीं यह आकांक्षा जरूर है सपा प्रमुख अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने में, क्योंकि लगातार इस तरह से सेंट्रल की सियासत अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुरू कर दी है। और इसके पहले लोकसभा चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था तो उसके पहले भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भावी प्रधानमंत्री होने का पोस्टर लगाया गया था, उनके कार्यकर्ता ही लगाए थे। लेकिन जिस तरह से यह पोस्टर वार शुरू किया जा रहा है और जिस तरह से प्रेयर भरी जा रही है, कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। रांची से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन रिहा हो गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची जेल से जमानत मिल गई, यानी कि वो रिहा हो गए। 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन। 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम झारखंड के हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और कुल 5 महीने बाद वो जेल से बाहर आए, यानी हेमंत सोरेन। 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें कथित जमीन घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 31 जनवरी को यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं हेमंत सोरेन। 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है, यानी ये बड़ी राहत मिली। रांची से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। 5 महीने बाद वो रांची की जेल से रिहा हुए और ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को जमीन घोटाले के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया। तो 5 महीने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन को। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिली, बड़ी राहत ये हेमंत सोरेन के लिए। अजय, देखिए 4 महीनों के बाद जो है हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए आज जो महत्वपूर्ण दिन है, आज उन्होंने हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दी है और इसी समय में
दफ्तर पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और यानी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में उत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के बीच में आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है कांग्रेस ने भी अपने दफ्तरों में मिठाई बांटे थे। निश्चित रूप से एक सियासी एक नया करवट ले सकती है हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद। अजय, जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव भी झारखंड में नजदीक आ रहा है, तो वो हेमंत सोरेन के बाहर आने से इसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 1। और दूसरा कि हाई कोर्ट ने जो जमानत दी है, क्या कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई शर्तिया जमानत, ऐसा कुछ भी हुआ? और हाई कोर्ट की इस कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी आपके पास, मतलब जो इनको जमानत मिली है उसको लेकर कोई जानकारी? सबसे पहला कि निश्चित रूप से हेमंत सोरेन लंबे समय के बाद यानी वो जेल से बाहर आए हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड में सियासी जो बिल है वो काफी तेज होगा। करवट निश्चित रूप से लेकर बीजेपी के लिए भी अब की है तनाव दिन आ सकते हैं। यानी आप समझ लें कि विधानसभा चुनाव में अब 3 के यानी दो धुरंधर चुनाव के मैदान में। एक तो आपने देखा होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में कल्पना सोरेन किस तरीके से एक उभरती हुई नेत्री के रूप में आई और अपनी सियासी बानों से और उन्होंने अपनी खोई हुई साख जो है वो अपने लेके आई। इंडिया गठबंधन के लिए भी एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन अब उनके साथ अब हेमंत सोरेन भी चुनाव के मैदान में होंगे। तो निश्चित रूप से आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफी रोचक होगा और बीजेपी के लिए यानी जो बीजेपी के घटक दल के लिए भी काफी यह समझिए चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। और रही बात की हाईकोर्ट ने उन्होंने सत्या जमानत की वैसी कोई बातें उन्होंने कहा कि बेल को लेकर के 50,000 के मंजिले पर उन्होंने जमानत दी है, ऐसे कुछ कंडीशन है। लेकिन अब ये आशंका बताई जा रही है कि ईडी अब इन फैसले के बाद यानी हाईकोर्ट के फैसले के बाद ईडी का क्या रूप होता है, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करते हैं या क्या कर सकते हैं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी राज्य में। अब जी अजय, जिस तरीके से हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में हमने देखा कि उनको जमानत मिलती है और इसके बाद फिर जो कानूनी दांवपेच होते हैं वो लगते हैं और इसके बाद फिर उन्हें अंदर जाना पड़ता है। हेमंत सोरेन के मामले में अब ईडी का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह ही कोई और भी आगे जो कानूनी दांवपेच होता है वो देखने को मिलेगा या जमानत कंप्लीटली मिल चुकी है, कोई दांवपेच अब नहीं बचता है? देखिए केजरीवाल का मामला बिल्कुल भिन्न है इस हेमंत सोरेन के मामले में। देखिए आज उन्होंने जो हाईकोर्ट ने उन्हें जो बेंच दी है वो मुख्य उसका कारण रहा है कि कोर्ट ने उन्हें इस बात को ईडी ने ये सिद्ध नहीं कर पाई कि जमीन जो है हेमंत सोरेन के नाम पे। ये बात है कि जिस प्रकार से भूहरी जमीन को से गलत तरीके से नामांकन किया गया और उन्होंने ईडी ने यह बताया कि हेमंत सोरेन के कब्जे में है और यह बात सिद्ध नहीं कर पाई कि यह कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि ये जमीन जो के मालिकाना कौन है यह ईडी साबित नहीं कर पाए। और इसी बात को लेकर के आज हेमंत सोरेन को बेल मिली है और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद अब ईडी का रुख किस तरीके से होगा, किस ओर जाएंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि इन जमानत के बाद आई अन्य कई कड़ियों में यानी इसके अलावा कई मामले हेमंत सोरेन के हैं और उस मामले में की जमानत भी मिलना है। अब देखना होगा कि अब ईडी का रुख किस तरह की किस ओर होगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर उनके अलग कानूनी की सलाह लेकर के आगे जो कार्रवाई करेंगे किस तरह हो, ये देखने वाली बात हो सकती है। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आज सुबह बड़ी घटना हो गई। अचानक छत का ऊपरी हिस्सा गिर गया, इसके चलते वहां गाड़ियां चपेट में आ गई छत के। मौके पर पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई। इस हादसे में अब तक 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे में अभी तक जो जानकारी है उसमें यह बताया जा रहा है कि 5 लोग घायल हैं और 1 की मौत हो गई है। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर आपके पास अजय?
कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, जो जानकार है, जो वो लोग वहाँ मौजूद थे, जब उनसे कुछ बातचीत हुई, ध्यान सामने आया है कि वो ये करीब 5 बजे का सुबह का हादसा है, जब तेज बारिश के साथ साथ बिजली गड़गड़ाई थी। उस समय का हादसा हुआ था और कई गाड़ियां और नीचे थी, वो गाड़ियां दब चुकी हैं। जैसे कि सुबह की जो बताते हैं तो 8 लोग घायल थे और एक की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। तभी जो गाड़ियां दबी थी उसका मलबा निकाला जा रहा है, उसके अंदर जो गाड़ियां दबी हैं उनको निकाला जा रहा है, जो कि 1 बजे तक यही रिपोर्ट सामने आया है कि 1 बजे तक अभी जो मलबा था वो पूरी तरह से वहां से हटाया नहीं गया है और गाड़ियों का अभी काम चल रहा है। तब देखना ये होगा आखिर कैसा बड़ा हादसा जो सामने आया है, क्योंकि कश्मीर खबर साफ साफ कहा कि हम वहाँ मौजूद थे और उसके साथ साथ दूर की तरफ थे जब ये बड़ा हादसा हुआ। काफी गाड़ियां खड़ी हुई थी और वहाँ पे लोग भी थे। अब जो लोग गाड़ियों के अंदर बैठे होंगे अभी उनकी कोई शिनाख्त नहीं हो गई, वो भी अभी जो मलबा है वो निकाला जा रहा है। लेकिन जो हादसा हुआ है वो बहुत बड़ा हादसा हुआ। लेकिन एक चीज और जानकारी सामने आ रही है कि जो गाड़ियां, जो फ्लाइटें थी, जो कलकत्ता जानी थी, बेंगलोर जानी थी, उनकी अभी तक जानकारी नहीं दी जा रही है। कहीं ना बड़ी आरोप लगाया जा रहा है कि उनको सूचित नहीं किया गया कि इस नंबर 1 एयरपोर्ट से, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, टर्मिनल नंबर 1 से कोई अभी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। तो ऐसे में भी आरोप लगाए गए हैं कि लोग वहां पर भी पहुंचते नजर आ रहे थे। कई घंटे लोग इंतजार करते कि हमारी जो फ्लाइट होगी इसी टर्मिनल से उड़ेगी। तो देखिए कहने का लापरवाही है। लापरवाही को लेकर के मंत्री राम मनोहर नड्डा ने जानकारी के आदेश दिया कि इसकी पूरी जानकारी निकाली है, क्या आखिरकार जो हादसा हुआ किसकी लापरवाही से हुआ और अचानक से इतना बड़ा हादसा होना कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अपने आप को दर्शाता है कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर जो बनाई गई थी छत उसमें देखने को मिली है। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा है, यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज और इस बैठक में सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक यानी दोनों मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी भी सीएम आवास पर मौजूद रहेंगे। एमएलसी की एक सीट को लेकर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ, जहां बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक, इस बैठक में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी भी सीएम आवास पर मौजूद रहेंगे। एमएलसी की एक सीट को लेकर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं लखनऊ। यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। कृष्णा, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक, इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? दूसरा, इस बैठक किस वजह से और क्या कुछ निकल के सामने आने वाला है इस बैठक के बाद, क्या जानकारी है आपके पास कृष्णा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक आज प्रस्तावित है। ये बैठक 5 बजे होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। इसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। सीएम जो है योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होनी है। जो ये बैठक होनी है, ये जो विधान परिषद की जो एक सीट खाली हुई है, उस एमएलसी की जो सीट खाली है उस सीट को लेकर जो है इस पर चर्चा होगा। भारतीय जनता पार्टी इस पर रणनीति तैयार करेगी। फिलहाल जो ये सीट खाली हुई है ये समाजवादी पार्टी के खेमे की सीट थी। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है जो इस विधान परिषद थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने जो है कोर कमेटी की बैठक कर रही है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भी बैठक होनी है। तो इस वजह से संगठन की बैठक के पहले ये जो कोर कमेटी की बैठक है ये काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठनिक तौर पर काफी मजबूत अपने आप को बनाने की कोशिश लगातार कर रही है। तो अगला सवाल भी यही था कि जिस तरीके से बैठक तो हो रही है, इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री मतलब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी हैं और इसमें बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी वो भी रहेंगे। तो क्या उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है इसमें? देखिए, बिल्कुल उपचुनाव को लेकर भी इस पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को निराशा ही हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश से जो
उपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी को, उस पर जो है उस तरीके से जो है प्रदेश की जो है ये इन सीटों में जिस तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने जो नतीजे आए हैं वो उनके पक्ष में नहीं रहे हैं। तो अब जो ये 9 सीटें हैं, 9 सीटें तो लोकसभा, जो 9 ऐसे सीटें हैं जो विधायक थे वो जो चुनाव जीत कर संसद पहुंचे हैं। एक सीट उसमें समाजवादी पार्टी की भी थी जिसके जो है विधायक को जो है कोर्ट ने आगजनी मामले में सजा भी सुनाई थी, तो इसकी वजह से ये 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो जो कोर कमेटी की बैठक है, इसके बाद संगठन की भी बैठक होगी। संगठन के बैठक में रणनीति तय की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी रणनीति तय करेगी। क्योंकि जो अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ी और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इंडिया गठबंधन को जो है सफलता भी मिली। तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो मजबूत वोट बैंक था, जो पिछड़ा दलित था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक, और इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। अब देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।